हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय चैनल इकॉमटेंसी। तो आज हम इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज डिमांड एनालिसिस। तो आज हम ये पढ़ेंगे डिमांड एनालिसिस क्या है, टाइप्स ऑफ डिमांड क्या होता है, कौन से फैक्टर्स है जिससे डिमांड अफेक्ट हो सकता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इज देयर एनी एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, demand graphs, demand schedules. So we will learn everything in detail. So let us start. तो सबसे पहले बात करते हैं डिमांड एनालिसिस। व्हाट इज डिमांड एनालिसिस? डिमांड एनालिसिस होता क्या? तो डिमांड एनालिसिस का मतलब है डिटेल्ड स्टडी अबाउट डिमांड। डिमांड के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करना, उसका कंप्लीट स्टडी करना, इसे कहा जाता है डिमांड एनालिसिस। तो व्हाट इज डिमांड? तो डिमांड क्या होता है? व्हाट इज डिमांड? डिमांड का मतलब अगर हमें कोई भी सामान चाहिए, इफ वी वांट एनी काइंड ऑफ कमोडिटी, वो सामान खरीदने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। So any commodity which we want and if it is backed by purchasing power, we call it demand. तो डिमांड बोलते किसे हैं? डिमांड कैन बी referred to as desire for a commodity which is backed by purchasing power. अगर सिंपल लैंग्वेज में इसे समझना है, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो डिमांड का मतलब होता है कोई भी सामान का चाहत और उस सामान को खरीदने के लिए पैसा लगाना, इसे हम लोग बोलते हैं डिमांड। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में। डिमांड कितने टाइप्स के होते हैं, काइंड्स ऑफ डिमांड, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ डिमांड इज प्राइस डिमांड। व्हाट इज प्राइस डिमांड? तो अगर यहाँ पे प्राइस डिमांड के बारे में जानना है तो एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई सामान चाहिए, उस सामान का दाम 10 रुपए है, तो अगर वो सामान मुझे खरीदना है और मेरे पास 50 रुपए है, तो मैं कितना खरीद पाऊंगा? 5, क्योंकि एक का दाम 10 रुपए है। लेकिन अगर वो सामान का दाम बढ़ गया, 10 से 15 हुआ, 15 से 20 हुआ, तो मैं ज्यादा खरीद पाऊंगा या कम? ऑब्वियसली कम। सो क्या हो रहा है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट रहा है, या फिर अगर प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। इस चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इसे कहते हैं प्राइस डिमांड। तो व्हाट इज प्राइस डिमांड? Price demand refers to change in demand due to change in price of the commodity. That is, if price increases, the demand for the commodity will fall, and if price falls, the demand for the commodity will rise. So this change in demand due to change in price of the commodity is called price demand. Next है income demand. अब income demand क्या है? तो income means हमारा income। हमारा इनकम के वजह से हमारा डिमांड चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 50 रुपीज है एंड मुझे भूख लगा है, मुझे खाना है, तो उस 50 रुपीज में मैं कोई होटल में नहीं जा सकता, कोई रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता, तो मैं क्या करूंगा? कोई स्टॉल में जाऊंगा, कुछ सामान खरीदूंगा एंड खाऊंगा। लेकिन अगर वो 50 रुपीज की जगह मेरे पास 500 रुपीज है, तब क्या होगा? तब मैं क्या सोचूंगा? क्या मैं स्टॉल के पास जाऊंगा खाने के लिए? नहीं। तब क्या होगा? मैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देखूंगा, रेस्टोरेंट में जाऊंगा और वहां पे जाके अच्छा सा खाना खाऊंगा, चाहे वहां का प्राइस महंगा ही क्यों ना हो। लेकिन ये चेंज क्यों हो रहा है? व्हाई इज द डिमांड चेंजिंग? ऑल बिकॉज ऑफ चेंजिंग इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर एक कंज्यूमर का इनकम चेंज होता है, उसका डिमांड भी चेंज होगा। लेकिन कैसे चेंज होगा? डायरेक्ट चेंज होगा, प्रोपोर्शनल चेंज। इनकम और डिमांड डायरेक्टली रिलेटेड है नॉर्मल कमोडिटीज के लिए। दैट मीन्स अगर हम लोग का डिमांड इंक्रीज होता है, हम लोग का इनकम इंक्रीज होता है, तो हमारा डिमांड भी इंक्रीज होगा। तो व्हाट इज इनकम डिमांड? चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इट इज कॉल्ड इनकम डिमांड। दिस इज कॉल्ड इनकम डिमांड। अब जानते हैं व्हाट इज क्रॉस डिमांड। तो पहले समझते हैं क्रॉस का मतलब क्या है। दिस इज क्रॉस। तो एक क्रॉस बनाने के लिए हमें कितने स्टिक्स की जरूरत है? 1 and
टू। तो यहाँ पे दो स्टिक्स डिनोट कर रहे हैं दो कॉमोडिटीज को, कॉमोडिटी एक्स, कॉमोडिटी वाई। अब ये जो कॉमोडिटीज है ये है रिलेटेड कॉमोडिटी। रिलेटेड कॉमोडिटीज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कंप्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? टी एंड कॉफी। टी और कॉफी में से हम कोई एक ही कंज्यूम करेंगे, दो नहीं। कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोका कोला, दोनों में से कोई एक कंज्यूम करेंगे, दोनों नहीं। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? ऐसा कॉमोडिटीज जो सेम काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन हमको प्रोवाइड करे, दोज कॉमोडिटीज दे आर नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या है? दो ऐसे कॉमोडिटीज जिन्हें साथ में ही कंज्यूम करना है, अलग अलग नहीं कर सकते। इंक पेन, दोनों एक साथ कंज्यूम करेंगे। कार, पेट्रोल, एक साथ ही कंज्यूम होगा। गन, बुलेट, एक साथ ही यूज होगा। ऐसे कॉमोडिटीज को कहते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स। अब यहां पे भी प्राइस एंड डिमांड का रोल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दुकान में गए, आपको मालूम चला टी एंड कॉफी, टी का दाम है 10 रुपए, कॉफी का दाम है 15 रुपए, तो अभी आप क्या खरीदेंगे? आप खरीदेंगे टी। क्यों? उसका प्राइस कम है। अब इन केस टी का दाम बढ़ जाता है एंड 20 हो जाता है, क्यों? क्योंकि टी का डिमांड ज्यादा हो रहा है। तो अगर इसका प्राइस 20 हो जाता है, तब आप क्या खरीदेंगे? तब आप खरीदेंगे कॉफी। लेकिन क्या कॉफी का प्राइस चेंज हुआ? नहीं, वो 15 का 15 ही है, लेकिन इसका डिमांड बढ़ रहा है। तो डिमांड बढ़ने का कारण क्या है? टी का प्राइस। टी का प्राइस बढ़ने के कारण कॉफी का डिमांड चेंज हो रहा है। तो यहां से क्या मालूम चला कि एक कॉमोडिटी का प्राइस अगर चेंज होता है तो दूसरा कॉमोडिटी का डिमांड चेंज होगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग ये बोलते हैं क्रॉस डिमांड। तो क्रॉस डिमांड क्या है? व्हाट इज क्रॉस डिमांड? क्रॉस डिमांड रेफर्स टू चेंज इन डिमांड फॉर वन कॉमोडिटी, मान लीजिए कॉमोडिटी एक्स, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कॉमोडिटी, मान लीजिए कॉमोडिटी वाई। तो व्हाट इज क्रॉस डिमांड? क्रॉस डिमांड refers to change in demand for commodity X due to change in price of commodity Y. This is called cross demand. तो अब समझते हैं कंपोजिट डिमांड के बारे में। What is composite demand? So कंपोजिट डिमांड क्या है? कंपोजिट का मतलब क्या है? कंपोजिट का मतलब होता है अल्टरनेटिव यूजेस। ऐसे बहुत सारे कॉमोडिटीज हैं जो कॉमोडिटी एक है बट उसका इस्तेमाल बहुत चीजों के लिए किया जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है पानी, वाटर। इट कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, इट कैन बी यूज्ड फॉर बाथिंग, इट कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग, इट कैन बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग, सो मेनी यूजेस। दूसरा एग्जांपल कोल, आयरन के लिए यूज कर सकते हैं, कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, इंजन में यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी, जिसका बहुत सारे यूजेस है। सो डिमांड फॉर सच अ कॉमोडिटी विच हैज मोर देन वन यूज, या फिर मैं बोलूं तो विच हैज मल्टीपल यूज, या फिर विच इज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। सो व्हाट इज कंपोजिट डिमांड? द डिमांड फॉर सच कॉमोडिटीज दैट हैव अल्टरनेटिव यूजेस आर नॉन एज कंपोजिट डिमांड। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट डिमांड। So what is direct demand? Direct demand means demand for ready-made product. Demand for those product which is ready to consume. ऐसे commodities जो consumers directly consume करते हैं, ऐसे डिमांड को डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। जैसे the demand for ready-made clothes, the demand for made already ready-made furnitures, the demand for cooked food. ये सब क्या करना है? हमको डायरेक्ट कंज्यूम करना है, इसको और कोई प्रोसेस में डालने की जरूरत नहीं है। तो सच डिमांड्स आर नॉन एज डायरेक्ट। नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव डिमांड। सो कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव वर्ड कौन से वर्ड से बना है? कंपटीशन। कंपटीशन करने के लिए एक जन काफी नहीं है। यहाँ पे एक कॉमोडिटीज के लिए कहा गया है। तो एक कॉमोडिटी खुद से कंपीट कभी नहीं कर सकता, वो दूसरे कॉमोडिटीज के साथ कंपीट करे। तो कॉम्पिटिटिव डिमांड के लिए कम से कम दो कॉमोडिटीज होना जरूरी है। सो किस कॉमोडिटीज में कंपटीशन होता है? कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट? कॉम्प्लीमेंट्री कॉमोडिटीज क्या कॉमोडिटीज है? जो साथ में कंज्यूम होना है।
तो वहां कंपटीशन हो ही नहीं सकता, उनको साथ में रहना है। बट सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, दोनों में से किसी एक को चूज करना। टी कॉफी, अगर टी लूंगा तो कॉफी छोड़ दूंगा, कॉफी लूंगा तो टी छोड़ दूंगा, तो वहां कंपटीशन है। तो व्हाट इज कॉम्पिटिटिव डिमांड? द डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स इज नॉन एज कॉम्पिटिटिव डिमांड। रीजन, देयर इज अ कंपटीशन लाइंग बिटवीन द कमोडिटीज। नेक्स्ट वन इज डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड का दूसरा नाम है इनडायरेक्ट डिमांड। ये डायरेक्ट डिमांड का ऑपोजिट भी है। डायरेक्ट डिमांड, डिमांड फॉर रेडीमेड प्रोडक्ट। इनडायरेक्ट डिमांड, डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब का जो डिमांड है उसे हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड। क्यों? क्योंकि ये सब डिमांड अराइज होता है क्योंकि हमें कुछ और चाहिए। मुझे चाहिए एक घर, लेकिन घर बनाने के लिए मशीन, ब्रिक्स, लेबर्स, सब चीज का जरूरत है। दैट मीन्स मुझे चाहिए था घर, मुझे नहीं चाहिए था ब्रिक, बट घर बनाने के लिए ब्रिक का जरूरत है, लेबर का जरूरत है। तो दिस डिमांड इज नॉन एज डिराइव्ड डिमांड या फिर इनडायरेक्ट डिमांड। डायरेक्टली अराइज नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली अराइज हो रहा है। इनडायरेक्टली कैसे? मुझे चाहिए था घर, बट घर के जगह पे मैं लेके आ रहा हूं, मैं ले रहा हूं ब्रिक्स, मैं ले रहा हूं लेबर्स, तो ये डिमांड अराइज हो रहा है, बट डायरेक्टली नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है। तो ऐसे डिमांड को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। So what is derived demand? The demand for factors of production is known as derived demand or it is also known as indirect demand. Last है आपका ex ante demand, ex post demand. ex ante demand को planned demand भी बोलते हैं, ex post demand को realized demand भी बोलते हैं। अब planned का मतलब क्या है? प्लानिंग करना। realized मतलब एक्चुअली में खरीदना। तो एक्स एंटी डिमांड एक्चुअली में डिजायर है, जो अभी तो डिजायर है, डिमांड फ्यूचर में बनेगा। मुझे एक गाड़ी खरीदना है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने क्या किया, अपने सैलरी से हर महीने 10,000 सेव किया, तो उसे एक यूज अमाउंट में कन्वर्ट होने में, ताकि मैं गाड़ी ले सकूं, कम से कम 4-5 साल लगेगा। दैट मीन्स मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि फ्यूचर में 1-2 साल बाद एक मैं कार खरीदूंगा। ऐसे डिमांड को बोलते हैं एक्स एंटी डिमांड, जहां डिजायर तो है बट मनी नहीं है उसे फुलफिल करने के लिए। सो द डिमांड वेयर द डिजायर फॉर कमोडिटी एग्जिस्ट बट देयर इज नो बैकिंग ऑफ परचेसिंग पावर, दैट इट इज नोन एज एक्स एंटी डिमांड, व्हिच इज अ प्लानिंग टू बी रिकवर्ड इन द फ्यूचर। इसीलिए इसे कहा जाता है प्लान्ड डिमांड। एक्स पोस्ट डिमांड क्या है? रियलाइज्ड। यहाँ प्लानिंग करते हैं, यहाँ प्लानिंग का जरूरत नहीं है। कोई सामान चाहिए और तुम्हारे पास पैसे है खरीदने के लिए, तुमने खरीद लिया, इसे कहते हैं रियलाइज्ड डिमांड, एक्चुअल डिमांड। मुझे एक बाइक चाहिए, मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए है, मैंने एक बाइक खरीद लिया। दैट मीन्स इट इज नॉन एज एक्स पोस्ट डिमांड। द डिमांड विच इज बैक्ड बाय परचेसिंग पावर, इट इज नॉन एज रियलाइज्ड डिमांड और एक्चुअल। सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहां मैंने एक डिमांड, जॉइंट डिमांड छोड़ा है। अब जॉइंट डिमांड छोड़ने का कारण क्या है? क्योंकि बहुत जन इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि उनको यह लगता है कि जॉइंट डिमांड और कंपोजिट डिमांड सेम है, बट जॉइंट डिमांड एंड कंपोजिट डिमांड सेम नहीं। कंपोजिट डिमांड मतलब एक ही कमोडिटी, उसका अल्टरनेटिव यूज, बहुत ज्यादा यूजेस, मल्टीपल यूजेस। बट जॉइंट डिमांड का मतलब होता है मल्टीपल डिमांड, नॉट मल्टीपल यूज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कंप्यूटर खरीदना है तो मैं सिर्फ कंप्यूटर लेके नहीं आऊंगा, मुझे कंप्यूटर के लिए एक मॉनिटर लेना पड़ेगा, एक माउस लेना है, कीबोर्ड लेना है, यूपीएस लेना है, सीपीयू लेना है। दैट मीन्स बहुत सारी चीजों को लेना है, और वो चीजों को मुझे एक एक करके नहीं खरीदना है, एक साथ। सो दिस काइंड ऑफ डिमांड इज नॉन एज जॉइंट डिमांड। जॉइंट का मतलब क्या होता है? बहुत चीजों को ज्वाइन करना। तो यहाँ पे चीजों को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, डिमांड को ज्वाइन। तो व्हाट इज जॉइंट डिमांड? जॉइंट डिमांड refers to demand for 2 or more than 2 commodities done at a time। एक ही वक्त में हम 2 या 2 से ज्यादा कमोडिटीज को डिमांड कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कंप्यूटर, जो कि एक बेस्ट एग्जांपल है जॉइंट डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए। सो द डिमांड फॉर 2 or more than 2 commodities, it is known as जॉइंट डिमांड। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका डाउट
क्लियर कर दें। तो अब कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड क्लियर हो चुका है। तो आई होप आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड समझ में आया, क्लियर है। इसमें भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आपका सोल्यूशन दे देंगे। अब हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में। व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब क्या? तो हमारा डिमांड हमेशा सेम नहीं रहता, ये चेंज होता है। बट चेंज होने के पीछे कारण क्या है? चेंज दो ही टाइप का होता है, या तो हमारा डिमांड इंक्रीज होगा या हमारा डिमांड डिक्रीज होगा। बट क्यों इंक्रीज होगा, क्यों डिक्रीज होगा, वो रीजन, उस रीजन को बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसको दूसरी तरह से हम ऐसे भी बोल सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। क्यों? ये फैक्टर्स है जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करेंगे। मतलब इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हमारा डिमांड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सो लेट अस लर्न अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। सबसे पहला फैक्टर है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस मींस हमारा टेस्ट पे डिपेंड करता है हमारा डिमांड। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा फेवरेट फूड मेरे सामने रख दिया जाए तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा कंज्यूम करूंगा या कम? ऑब्वियसली ज्यादा करूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे टेस्ट का है, मेरा फेवरेट है। तो मेरा टेस्ट यहां पे है फेवरेबल। तो अगर हमारा टेस्ट फेवरेबल होता है तो हमारा डिमांड इंक्रीज होगा। लेकिन अगर मेरे सामने मेरा फेवरेट फूड ना रख के करेला रख दिया जाए जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, दैट मीन्स मेरा टेस्ट क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल। तो जो चीज मुझे पसंद नहीं है वो मैं कंज्यूम करूंगा नहीं, तो वहां मेरा डिमांड क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसलिए कहते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑल्सो अफेक्ट्स आवर डिमांड। इफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर इज फेवरेबल, पसंदीदा है, तो डिमांड विल इंक्रीज। अदरवाइज इफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर इज अनफेवरेबल, पसंद नहीं है, डिमांड विल। So this is how taste and preference affects the demand of a consumer. Next one is price of the commodity. तो प्राइस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्राइस डिमांड में। अगर कोई भी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो नॉर्मली एक कंज्यूमर उसे कम खरीदे। अगर प्राइस घटता है तो नॉर्मली कंज्यूमर ज्यादा खरीदे। तो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी भी हमारे डिमांड को अफेक्ट करता है। दैट इज इफ द प्राइस ऑफ एनी कॉमोडिटी इंक्रीजेस द डिमांड इज गोइंग टू फॉल, and if the price of any commodity decreases the demand is going to rise. Next one is income of the consumer. Income भी हमारे डिमांड को असर करता है। हमने इनकम डिमांड में पढ़ा था कि इनकम अफेक्ट्स आवर डिमांड। इनकम की वजह से हमारा डिमांड चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट है, एक है इंफीरियर गुड्स, दूसरा है नॉर्मल गुड्स। तो इनकम और इंफीरियर गुड्स इनडायरेक्टली रिलेटेड है एंड इनकम एंड नॉर्मल गुड्स डायरेक्टली रिलेटेड। दैट मीन्स अगर हमारा इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड नॉर्मल गुड्स का बढ़ता रहेगा। अगर हमारा इनकम घट रहा है, डिमांड नॉर्मल गुड्स का घटेगा। तो दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है, एक ही डायरेक्शन में फॉलो करते हैं। बट इनकम और इंफीरियर गुड्स दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। अगर हमारा इनकम बढ़ रहा है तो हमारा डिमांड घटेगा। एग्जाम्पल, अगर मैं कोई कंपनी में काम करता हूं, मेरा सैलरी 10,000, मेरे घर में 5 मेंबर्स है, उन्हें फीड करके उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए मैं लोकल मार्केट से कपड़े खरीदूंगा। लेकिन अगर मुझे प्रमोशन मिल गया, मेरा सैलरी 10,000 से 1 लाख हो गया, उस वक्त मैं अपने फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए लोकल मार्केट नहीं जाके किसी मॉल में जाना प्रीफर करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो मेरा डिमांड चेंज हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है? मेरे इनकम चेंज की वजह से। तो मेरा इनकम इंक्रीज हुआ। इनकम इंक्रीज होने के कारण कौन सा कॉमोडिटी मैंने छोड़ा? लोकल क्लोथ। तो वो बन जाता है इंफीरियर गुड्स। तो यहाँ पे इंफीरियर गुड्स का मतलब ये नहीं है कि वो सामान खराब है या फिर यूज करने लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। इंफीरियर गुड्स मतलब सामान तो सही है, बट हमारा इनकम चेंज हुआ, इसीलिए हम अपना प्रेफरेंस चेंज कर रहे हैं। सो इनकम इंक्रीज होता है
डिमांड डिक्रीज होता है उसे बोलते हैं इंफीरियर गुड्स, इनडायरेक्टली रिलेटेड। लोकल मार्केट का क्लोथ मेरे लिए बन गया इंफीरियर। अब इनकम बढ़ गया तो मैं मॉल में जा रहा हूँ, मैं मॉल के सामान को प्रीफर कर रहा हूँ, तो मॉल का जो क्लोथ है वो मेरे लिए बन गया नॉर्मल गुड्स। क्यों? इनकम बढ़ने के कारण उसके डिमांड मेरे लिए बढ़ रहे हैं। So this is what we call income of the consumer. Income of the consumer also affects demand for a commodity. If income rises, demand for normal commodities will rise and vice versa. But income and inferior goods indirectly related. If income rises, demand for inferior goods will fall and vice versa. So I hope आपको ये समझ में आया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सपेक्टेड चेंज इन फ्यूचर प्राइस। हमारा डिमांड हमारा एक्सपेक्टेशन पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में प्राइस कोई भी कॉमोडिटीज का बढ़ने वाला है या घटने वाला है, उससे हमारे डिमांड को भी असर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 50 रुपीज है, 50 रुपीज देकर मुझे कहा गया मार्केट जाओ, पोटैटोज एंड टोमेटोज लेके आओ। पोटैटो का प्राइस है 10 रुपीज पर केजी, टोमेटो का प्राइस है 20 रुपीज पर केजी। मुझे कहा गया टोमेटो 2 केजी लेके आओ, पोटैटो 1 केजी लेके आओ। दैट मीन्स 50 रुपीज यूज होने वाला है। मैं मार्केट गया, रास्ते में मुझे एक फ्रेंड मिला और मेरे फ्रेंड के हाथ में सिर्फ पोटैटोज ही पोटैटोज है, 10-15 केजीज लेके जा रहा है। मैंने उसको पूछा क्या हुआ, इतने पोटैटोज क्यों, घर में कोई प्रोग्राम कुछ होने वाला है? उसने बताया पोटैटोज के दाम 10 रुपीज से कल 50 रुपीज होने वाले हैं मार्केट। दैट मीन्स आज पोटैटोज के दाम 10 है, कल अगर मैं जाऊं तो मुझे 50 रुपीज पर केजी मिले। अब इस सिचुएशन में क्या मैं पोटैटोज एंड टोमेटोज दोनों खरीदूंगा? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, फुल 50 रुपीज का 5 केजी ऑफ पोटैटोज ही खरीदूंगा, टोमेटोज नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट किया कि कल पोटैटोज के दाम इंक्रीज होने वाले। सो यहां आपको पता चलता है कि हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से हमारा आज का डिमांड चेंज होता है। दिस इज हाउ expected change in future price affects our demand. If we expect in the future the price is going to increase, today our demand will increase. But if we expect in the future the price is going to fall, today we will not consume. We will wait tomorrow the price to fall and then we will consume. That means आज हमारा demand decrease होगा. So this is how expected change in future price affects our demand. अब next weather condition. सबसे easy है वेदर कंडीशन। रेनी सीजन क्या का डिमांड बढ़ेगा? रेनकोट, अम्ब्रेलाज। समर सीजन क्या का डिमांड बढ़ेगा? अम्ब्रेलाज, कॉटन क्लोथ। विंटर सीजन क्या का डिमांड बढ़ेगा? वुलन क्लोथ, स्वेटर्स, जैकेट्स। तो हमारा डिमांड डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। जैसा वेदर वैसा हमारा डिमांड। तो दिस इज हाउ वेदर कंडीशन ऑल्सो अफेक्ट्स आवर डिमांड। नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज, यहां पे मैं एक फैमिली का एग्जांपल देके पॉपुलेशन साइज का एक्सप्लेनेशन दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक फैमिली में 5 मेंबर है और 5 मेंबर कंज्यूम करते हैं लेट इट बी 5 केजी ऑफ राइस पर वीक, तो अगर एक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं एंड 5 मेंबर्स को चाहिए 5 केजी पर वीक, सडनली इनके घर में कुछ मेहमान आ गए, 5 मेहमान आ गए, अब ये हो गया 10। क्या अभी भी ये 5 केजी ही खरीदेंगे? नहीं, ज्यादा खरीदेंगे। क्यों? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से ये पता चलता है कि इफ नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज होता है, पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होता है, डिमांड इंक्रीज होता है। अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स डिक्रीज होता है, पॉपुलेशन डिक्रीज होता है, हमारा डिमांड भी डिक्रीज होगा। दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। दिस इज हाउ पॉपुलेशन साइज अफेक्ट्स डिमांड। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का मतलब टाइप ऑफ पॉपुलेशन। कंट्री में कितने टाइप के पॉपुलेशन होते हैं,
बहुत टाइप के होते हैं, जैसे चाइल्ड, टीन, एडल्ट, ओल्ड, अलग अलग टाइप। तो मान लीजिए आप जिस जगह पे रहते हैं वहां पे 10% चाइल्ड है, 10% एडल्ट है, 20% ओल्ड है, बाकी का 60% है टी। तो आपके इस जगह पे कौन से कमोडिटी का डिमांड सबसे ज्यादा होगा? वो कमोडिटीज जो ओल्ड यूज करते हैं, वो कमोडिटीज जो टीन यूज करते हैं, वो कमोडिटीज जो चाइल्ड यूज करते हैं, कौन सा? तो यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि टीन का पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वही कमोडिटीज ज्यादा डिमांडेड होंगे जो टीन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पॉपुलेशन ज्यादा है। सो दिस इज हाउ डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर अफेक्ट्स आवर डिमांड। अगर ये चेंज हो जाता है, इन केस टीन हो जाता है 20, एडल्ट हो जाता है 60, तो कौन से कमोडिटीज ज्यादा बिकेंगे? एडल्ट के। तो डिमांड चेंज हो रहा है, किसके वजह से? डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। So this is how we say that demographic structure of the country also affects demand for the commodity. Next है आपका distribution of income. इनकम डिस्ट्रीब्यूट होना। अगर हमारा इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो सब इक्वली डिमांड करेंगे, लेकिन अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है तो अनइक्वल डिमांड होगा। तो यहां से ये बोल सकते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम गिव्स मोर डिमांड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम गिव्स लेस डिमांड। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट का पॉलिसी दो तरह का होता है, टैक्स, सब्सिडी। टैक्स की वजह से प्राइस इंक्रीज होता है, सब्सिडी की वजह से प्राइस डिक्रीज होता है। तो अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होता है। तो यहां से मालूम चल रहा है गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्ट्स डिमांड। ड्यू टू टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइस इंक्रीजेस सो डिमांड विल फॉल, एंड ड्यू टू सब्सिडाइज्ड प्राइसेस द प्राइस फॉल्स एंड डिमांड इंक्रीजेस। तो यहां से मालूम चल रहा है टैक्स की वजह से प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड घट जाता है, सब्सिडीज की वजह से प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाता है। दिस इज हाउ दिस गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्ट्स डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। लास्ट वन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे दो तरह के रिलेटेड गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स ही डिमांड को अफेक्ट करते हैं। मैंने टी एंड कॉफी का एग्जांपल दिया था। अगर टी एंड कॉफी ये 10 है, ये 15, तो मैं कौन सा कंज्यूम करूंगा? इसका डिमांड हाई होगा और इसका डिमांड लो होगा। डिमांड हाई होने के कारण इसका प्राइस चेंज हो गया 20 हो जाता है, लेकिन इसका प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां पे क्या होगा? अब ये कैंसिल हो जाएगा, इसका डिमांड डिक्रीज होगा और इसका डिमांड इंक्रीज होगा। तो यहां आप देख सकते हैं कॉफी का प्राइस चेंज नहीं हुआ, फिर भी इसका डिमांड इंक्रीज हो रहा है। किसके वजह से? टी का प्राइस। दैट मीन्स ये दोनों रिलेटेड कमोडिटीज है, तो एक रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस दूसरा कमोडिटी का डिमांड को अफेक्ट करता है। तो याद रखिएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स डायरेक्टली रिलेटेड है एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इनडायरेक्टली रिलेटेड। तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? यहां पे सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो दूसरा कमोडिटी का डिमांड इंक्रीज होगा, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो दूसरा कमोडिटी का डिमांड डिक्रीज होगा। इसे बोलते हैं डायरेक्ट। लेकिन अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुआ तो एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो दूसरा कमोडिटी का डिमांड डिक्रीज होगा, एक कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होगा तो इसका डिमांड इंक्रीज होगा। तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो दिस इज हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आल्सो अफेक्ट्स आवर डिमांड। तो आई होप आपको डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ मीन्स जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, प्रिंसिपल। तो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट, प्राइस को छोड़िए
बाकी सारे फैक्टर्स जितने भी हैं ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब रिमेन्स अनचेंज। अगर प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड डिक्रीज होगा, अगर प्राइस डिक्रीज होता है डिमांड इंक्रीज होगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? Except price, all other factors remains constant. If the price increases, demand falls. If the price decreases, demand rises. It is called law of demand. Simple language में बोला जाए, inverse relationship between price and demand, other factors remaining constant is called law of demand. फिर से रिपीट करता हूं, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, मतलब प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है, यानी उल्टा। लेकिन अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस को छोड़ के बाकी जितना भी फैक्टर्स ये सब कांस्टेंट रहेंगे, अनचेंज रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। दैट मींस डिमांड सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है और प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्स, इनडायरेक्ट। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड रेफर्स टू inverse indirect relationship between price and demand, other factors remaining constant. It is called law of demand. So I hope आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो। आपको व्हाट इज डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे डिमांड फंक्शन क्या है, डिमांड शेड्यूल, डिमांड ग्राफ, एक्सेप्शंस, रीजंस, बाकी बहुत कुछ है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास अगर आपको पसंद आया हो तो इट्स वेरी गुड। आपका कोई भी डाउट अगर आपका रह जाता है, कोई भी चीज अगर आपको पूछना है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका सोल्यूशन दे दूंगा। तो आज के लिए थैंक यू।